नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। महाराष्ट्र में मतदान होने के अब बस 72 घंटे बचे। 72 घंटों के बाद महाराष्ट्र में मतदान होगी, महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ये विश्लेषण को आप एंड तक देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति की गणित को समझने में भी आपको मदद मिलेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो जैसे ही आप तक आएगा, उसके लगभग 24 घंटे के बाद इलेक्शन का जो है प्रचार है महाराष्ट्र में, वो भी थम जाएगा, महाराष्ट्र के साथ झारखंड में। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति के परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में विधानसभा के टोटल 288 सीटें महाराष्ट्र में विधानसभा की है। लोकसभा के अगर हम आंकड़ों को देखें, लोकसभा चुनाव में जो परिस्थिति रही है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा इलेक्शन के दौरान इंडिया गठबंधन को जबरदस्त कामयाबी महाराष्ट्र में मिला। उस समय जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने वोट जिहाद के बाद भी कहे थे। तो इंडिया गठबंधन को टोटल 30 सीटें महाराष्ट्र में मिला था। उसमें 13 सीटें कांग्रेस पार्टी के, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के पार्टी को 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिला था, बीजेपी को 9 सीटें, यानी बीजेपी 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका था 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान। वहीं शिवसेना की बात करें, जो शिवसेना शिंदे के पास है, शिवसेना को मिला था 7 सीटें। एनसीपी ये अजित पवार वाला एनसीपी को मिला था 1 सीट। तस्वीरों को थोड़ा समझिए विस्तार से, थोड़ा सियासत के गणित को समझिए। इसी महाराष्ट्र में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिला था। 23 सीटें महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीता था। इसके अलावा 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में जीत हासिल किए थे। और एनडीए गठबंधन जो 2019 में था, यानी शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे भी तब थे, उस समय का जो एनडीए गठबंधन था उसे 161 सीटें मिला। उस समय शिवसेना की तरफ से यानी उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि उन्हें सीएम की कुर्सी 2.5 साल के लिए चाहिए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच बात नहीं बनी और गठबंधन टूटने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद एक नई पिक्चर होती है कि शिवसेना ही टूट जाती है और शिवसेना के टूटने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनते बल्कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते। ये वो कहानियां हैं जो शायद आप जानते हैं महाराष्ट्र के सियासत के, कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में उफान आया था 2021-22 में। लेकिन अब हम आगे बढ़ते साथियों, अब हम उस विषय पर आते हैं जो विषय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत इस समय किस दिशा की तरफ बढ़ने जा रहा है। महाराष्ट्र की वर्तमान परिस्थिति क्या है। 20 तारीख को महाराष्ट्र में मतदान है, यानी अब से 72 घंटों के बाद महाराष्ट्र में इस बार के जो चुनावी मुद्दे नजर आ रहे हैं, वो मुद्दे भी बता देना चाहते हैं कि किसानों की समस्या महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा मुद्दा रहता है। महाराष्ट्र किसानों की आत्महत्या की खबरें भी आप अक्सर सुनते होंगे। जो किसान है महाराष्ट्र में, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज। महाराष्ट्र में किसानों के हालात अब तक आए कोई भी राजनीतिक दल नहीं बदल सका है। इसके साथ ही बताते चले कि महाराष्ट्र में इस समय जातीय जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो रैली कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के रैली के कारण महाराष्ट्र की सियासत में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला साथियों। महाराष्ट्र में योगी की रैली का फैक्टर ये रहा कि वहां पर बटोगे तो कटोगे का नारा काफी ज्यादा चर्चित हो चुका है। और वैसे आपको एक वीडियो क्लिप मैं दिखाऊंगा। उस वीडियो क्लिप में जो महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी है यानी एनसीपी, वो एनसीपी शरद पवार के भतीजे वाला एनसीपी का हम बात कर रहे हैं, यानी अजित पवार की बात कर रहे हैं। अजित पवार का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में अजित पवार ये कहते हैं, जरा सुनिए इस वीडियो को, उसके बाद मैं इस वीडियो पर चर्चा करूंगा। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर कह दिया कि महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगा का राजनीति जो है वो नहीं चलेगा, वो नॉर्थ इंडिया के लिए सही था, यानी उत्तर भारत के लिए सही था। ये अजित पवार ने कहा। अजित पवार ने एक और बात भी कहा था जिसके कारण बवाल हो गया था। वो बात था कि जब गठबंधन टूटने की बात हो रही थी, उस बैठक में अडानी भी मौजूद थे। वो क्लिप भी मैं अजित पवार का सुनाता हूँ, साथ में एक और क्लिप भी मैं सुनाता हूँ जो एक चैनल को दिए इंटरव्यू में अजित पवार ने इनकार कर दिया कि अडानी का नाम वो गलती से ले लिए, अडानी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। जरा सुनिए ये वीडियो भी। सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे। आपने कहा अडानी, क्या अडानी नहीं थे? अडानी गेस्ट क्यों आपके मुंह से क्यों निकला? अडानी गेस्ट हाउस में थे बोलते वक्त। अभी देखो आपकी चौथी इंटरव्यू है। हाँ। गलती से
नाम गया होगा, लेकिन वो नहीं थे। दोनों ही वीडियो को सुन लिया। पहले अजित पवार ने कहा कि अडानी मौजूद थे मीटिंग में, दूसरे वीडियो में अजित पवार कहते कि अडानी मौजूद नहीं थे। अजित पवार के इस बयान से ही आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या है। विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया कि सरकार गिराने में अडानी का भूमिका रहा, यानी कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी का नाम राहुल गांधी अक्सर अपने मंचों से लेते हैं। राहुल गांधी अक्सर ये कहते हैं, अडानी और अंबानी का नाम राहुल गांधी अक्सर लेते हैं। लोकसभा इलेक्शन के दौरान देखिए, यह हर चुनाव में कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी का जिक्र हो ही जाता है और राहुल गांधी जिक्र को करते भी हैं। लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या है उस पर मैं आता हूँ। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने की बातें ज्यादातर पत्रकार कह रहे हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में दो ऐसे चेहरे हैं जो मराठी मानुस आप कह सकते हैं, जो महाराष्ट्र के राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। एक तरफ शरद पवार जो कैंसर से लड़ रहे हैं इस समय, उसके बावजूद भी शरद पवार लगातार डटे हुए हैं और लगातार बारिश हो जाए लेकिन शरद पवार रैली कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि वो चेहरे हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा चेहरा नहीं है। एक नाथ शिंदे जो मराठी चेहरे हैं, लेकिन अब तक एक नाथ शिंदे वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो उद्धव ठाकरे का है, जो शरद पवार का है। इस समय महाराष्ट्र में एनडीए वर्सेस इंडिया का जंग चल रहा है। इंडिया मतलब महाविकास अघाड़ी और एनडीए मतलब महायुति। महायुति गठबंधन की अगर हम बात कर ले तो महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच का जो मुकाबला है, उस पर अगर हम महायुति के बात करें तो महायुति में कौन कौन है? शिंदे हैं, पवार हैं और देवेंद्र फडणवीस यानी भारतीय जनता पार्टी। महाविकास अघाड़ी में दो मराठी चेहरे, दो मराठी मानुस आप कह सकते हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। ये दो वो चेहरे हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में पहचाने चेहरे हैं। महाराष्ट्र का ये चुनाव ये डिसाइड कर देगा कि बाला साहेब ठाकरे का असल उत्तराधिकारी कौन है। क्या उद्धव ठाकरे हैं? लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने खुद को प्रूव किया। लोकसभा इलेक्शन का जब आप आंकड़ा देखिएगा तो उद्धव ठाकरे ने शानदार प्रदर्शन किया, 9 सीटें जीता। लेकिन यहाँ आपको ये बता रहे थे कि शरद पवार उद्धव ठाकरे से कम सीटों पर लड़कर भी 8 सीटें जीते। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर शानदार प्रदर्शन की। टोटल अगर इंडिया गठबंधन का देखें तो 30 सीटें और महायुति यानी एनडीए की बात करें तो 17 सीटें, जिसमें 9 सीटें बीजेपी, 7 सीटें शिवसेना और 1 सीटें एनसीपी। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए में जब आप शिवसेना की सीटों की संख्या देखेंगे यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी की देखेंगे तो एकनाथ शिंदे के पार्टी ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा था। एकनाथ शिंदे 7 सीटें जीत गए थे। मतलब एकनाथ शिंदे को अगर ज्यादा सीटें मिलती तो शायद रिजल्ट कुछ और भी होता। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरफ महायुति और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। महायुति जो है वो राष्ट्रवाद पर भी फोकस कर रहे हैं, हिंदुत्व की सियासत पर फोकस कर रहे हो। महायुति यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को हराने की भी कोशिश हो रही है एनडीए में, और एनडीए में मतभेद है। वहीं विकास अघाड़ी की बात करें तो वहां पर भी सब कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत वहां लय बिगड़ी हुई है। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच जबरदस्त दोस्ती है। उसका नतीजा आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। कहीं ना कहीं शरद पवार का जो फैक्टर है महाराष्ट्र के सियासत में वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन महाविकास अघाड़ी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण मुद्दा, जो कि महाराष्ट्र के सियासत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा आप कह सकते हैं, किसानों के कर्ज माफी, युवाओं के लिए नौकरी देने की बात कही। यानी ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम परिस्थिति देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में महाविकास अघाड़ी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुद्दों जो ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठा रही है। आपको बताते चले कि वर्तमान में महायुति की सरकार ने भी जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, कृषि संजीवनी योजना जैसी योजनाओं के जरिए रोजगार और कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयास कर रही है। लेकिन जनता को कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट नहीं मिला। जो किसान है वह आज भी वही हालात में है जो महायुति की सरकार बनने से पहले की परिस्थिति थी। महायुति का मतलब है, हम बात कर रहे हैं एनडीए का, और महाविकास अघाड़ी का मतलब है इंडिया गठबंधन। जिन योजनाओं को महायुति ने किसानों के लिए बेनिफिट बताया वो योजना असल मायने में किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन फ्री बीज, जो फ्री की योजनाएं हैं वो जोर पहुंची और फ्री के योजनाओं के जरिए केजरीवाल 2 बार दिल्ली जीत चुके हैं। तो क्या महाराष्ट्र को भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने खजाना खोल के रख दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी। शिंदे का जो छवि है वो रॉबिन हुड का हो गया। यानी शिंदे पैसा कमाते भी है और पैसा देते भी है। तो क्या शिंदे की इस सियासत का जो ये छवि है, शिंदे के, एकनाथ शिंदे के जो सियासत की छवि है,
क्या वो छवि महाराष्ट्र के सियासत को बड़े अंतरों में प्रभावित करेगी? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है? ये सवाल बड़ा है। 20 तारीख को एग्जिट पोल भी आ जाएगा और इस सवाल का जवाब शायद एग्जिट पोल के जरिए मिल जाएगा। इसके अलावा जब हम बिहार उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात करते हैं तब वहां की एक कहानी ये भी है कि वहां पर जाति का फैक्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है? क्या महाराष्ट्र में भी जाति का फैक्टर महत्वपूर्ण है? हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे आग्रह है, अगर पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। हम आते हैं महाराष्ट्र में क्या, एक बार फिर से हम महाराष्ट्र के सियासत का विश्लेषण करेंगे। साथ में आपको ये भी बता दें, वेबसाइट intalknews.com पर जुड़ जाए, वहाँ खबरें लगातार जारी है। चलिए साथियों, महाराष्ट्र में जाति कितना बड़ा फैक्टर है इस विषय पर मैं एक बार फिर से आता हूँ। इस समय मराठा आरक्षण का एक मुद्दा महाराष्ट्र के सियासत में महत्वपूर्ण हो गया। ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी आरक्षण और नौकरी का जो अवसर पर चर्चा हो रही है, यह भी महाराष्ट्र की सियासत में महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है। और ये वो मुद्दे हैं जो किसी भी पार्टी के हार या जीत में महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकता है। मतलब समझ लीजिए, किसी भी पार्टी के हार या जीत में एक महत्वपूर्ण फैक्टर जाति का भी रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति की राजनीति होती है, महाराष्ट्र भी इससे छूटा नहीं है। महाराष्ट्र में भी जाति की राजनीति होती है। इस समय महाराष्ट्र में मराठी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो चीजें आ रही है वो सीधे गुजरात जा रही है, इस बात का भी मुद्दा है। यानी मराठी वर्सेस गुजराती भी महाराष्ट्र के सियासत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महाराष्ट्र में लगभग 34% ओबीसी वोटर है और ये 34% ओबीसी वोटर किसके वोटर है? तो जान लीजिए कि महाराष्ट्र के ये 34% ओबीसी वोटर है, इसमें ज्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा ओबीसी वोट ही मिलता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आप कह सकते हो उत्तर भारतीय लोग जो महाराष्ट्र के वोटर बन चुके हैं, उनका महत्वपूर्ण वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें जो वोटर है वो हिंदू वोटर ही भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मिलता है। यानी इस बार महाविकास अघाड़ी को मिलेगा और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर भी महाराष्ट्र के सियासत में महत्वपूर्ण फैक्टर है। लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था तो याद रखिए उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वोट जिहाद के कारण हारे। एक बार क्या वोट जिहाद का खतरा है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान संविधान किया था। इस बार वैसा कोई मुद्दा महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति में दिख नहीं रहा है जो पिछली बार महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के बाद अगर भाजपा को सबसे ज्यादा और बड़ा नुकसान हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। उसका कारण था संविधान। संविधान एक ऐसा मुद्दा बन गया था जो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान का कारण बन गया था। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो मुंबई की जिक्र करते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जो आर्थिक तौर पर संपन्न है और मुंबई को देश का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन क्या वाकई महाराष्ट्र की स्थिति भी मुंबई जैसी है? महाराष्ट्र के बाकी शहरों में, बाकी गांवों में गरीबी नहीं है। महाराष्ट्र की आखिर क्या परिस्थिति है तो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। मुंबई में आपको बड़े बड़े उद्योग नजर आते होंगे, उद्योगपति भी नजर आ जाते होंगे। अंबानी भी मुंबई में रहते हैं, अदानी भी मुंबई में रहते हैं। सारे बड़े बिजनेसमैन और बड़े फिल्म स्टार मुंबई में रहते हैं। बैंक से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक सब कुछ मुंबई में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई जैसा हालात महाराष्ट्र के बाकी क्षेत्रों में भी। मुंबई में आपको रोजगार की कोई समस्या नहीं है, इसलिए मुंबई में दूसरे राज्यों से भी लोग पलायन करके जाते हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र की स्थिति भी मुंबई जैसी है? तो इस सवाल का मैं आज जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के ज्यादातर गांव में लोग अभी भी खेती पर निर्भर है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये सच्चाई शायद आपको महाराष्ट्र में नजर आएगा। महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या भी सबसे ज्यादा करते हैं और महाराष्ट्र में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र के किसानों की हालात दयनीय है। मुंबई में जब आप जाइएगा तो मुंबई को आप चमकता हुआ देखिए। मुंबई रात को भी नहीं सोता है, मुंबई रात को भी जागता है। लेकिन दूसरी तस्वीर जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो आपको नजर आ जाएगा कि जमीन और आसमान का फर्क है। देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और एक तरफ है महाराष्ट्र के गांव की स्थिति। पर कैपिटल इनकम पर मैं आ जाता हूँ। मुंबई का पर कैपिटल इनकम 4 लाख रुपए। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों की पर कैपिटल इनकम 1 लाख रुपए। मुंबई और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति आप समझ सकते हैं। मुंबई में आपको रोजगार की कमी नहीं दिखेगी, लेकिन महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति वैसी नहीं है।
महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति दयनीय है। कैपिटल इनकम ही आप देखिएगा, मुंबई का पर कैपिटल इनकम 4 लाख रुपए है, ग्रामीण क्षेत्रों का पर कैपिटल इनकम 1 लाख रुपए है। अंतर समझिए, शहरी क्षेत्रों में 9%, ग्रामीण क्षेत्रों में 24%। इससे आप महाराष्ट्र के अंतर को समझ सकते हैं, महाराष्ट्र की परिस्थितियों को समझ सकते हैं। इसका जो प्रमुख कारण है कि महाराष्ट्र के जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन नहीं, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के साधन है। इस कारण से आपको वहां गरीबी का जो आंकड़ा है वो 9% के आसपास है। ये महाराष्ट्र का वो सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। 3 दिन बाद यानी 72 घंटे के बाद महाराष्ट्र में मतदान होगा। मुंबई के लोग वोटिंग सबसे कम करते हैं, लेकिन मुंबई वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि इस बार मतदान का रिकॉर्ड बनाइए। लेकिन ये तस्वीर समझ लीजिए कि एक तरफ मुंबई है जो चमकता हुआ दिखता है, मुंबई रातों को भी नहीं सोता है, दूसरे तरफ महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति है वही मुंबई, उसी महाराष्ट्र के मुंबई में लोग 4 लाख रुपए कमाते, उसी महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग 1 लाख रुपए कमाते। शायद 1 लाख रुपए से भी कम का इनकम हो ग्रामीण क्षेत्रों में महाराष्ट्र के। ये हमारी टीम ने एवरेज निकाला है और इस एवरेज के जरिए ही समझने की कोशिश कीजिए। मुंबई की पर कैपिटल इनकम 4 लाख रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति है, उससे आप समझ सकते हैं कि हालात कैसा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जो चमकता आपको नजर आता है वो मुंबई तक है। मुंबई के बाद अगर आप महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां गरीबी भी आपको मिलेगा, वहां की स्थिति भी मुंबई से बिल्कुल उलट होंगे। आसमान और जमीन का फर्क आपको मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी गांव से समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र को आप कई भागों में बांटकर भी महाराष्ट्र के सियासत को समझ सकते हैं। मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी महाराष्ट्र। मराठवाड़ा का अगर हम बात करें तो मराठवाड़ा में 46 सीटें आता है, इसमें भाजपा सबसे ज्यादा 20 सीटें को चुनाव लड़ रही है, जबकि विदर्भ में 62 सीटें आता है जहां पर बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस से सीधी फाइट है विदर्भ में। विदर्भ की अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है महाराष्ट्र के राजनीति में। यहाँ टोटल 62 सीटें हैं और यहाँ के 62 सीटों में 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का सीधा फाइट कांग्रेस से। तो यहाँ पर है, ये भी बता देना चाहते हैं कि जब जब भाजपा और कांग्रेस का सीधा फाइट होता है तो वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो विदर्भ में आपको नजर रखने की जरूरत है कि यहाँ की परिस्थिति क्या होती है। यहाँ अगर भाजपा को लाभ होता है तो समझ लीजिए महाराष्ट्र में सरकार भी ज्यादा दूर नहीं है। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होता है। यहाँ पर टोटल 70 सीटें हैं। यहाँ पर जो है किसानों की समस्या, चीनी मिलों के विकास पर ध्यान दिया जाए। यहाँ के जो मुद्दे हैं, किसानों की समस्या बड़ा मुद्दा, चीनी मिलों के विकास पर ध्यान बंटवान महायुति सरकार ने नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद यहाँ पर बेनिफिट महायुति के सरकार या एनडीए को ज्यादा मिलते। मराठवाड़ा की बात करें तो मराठवाड़ा जहाँ 46 सीटें हैं वहाँ किसानों की आत्महत्या भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदर्भ वो क्षेत्र है जहाँ पर 62 सीटें आता है। विदर्भ की क्या चुनौतियां हैं तो ये भी समझ लीजिए। विदर्भ में बिजली की समस्या एक बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी विदर्भ के एक बड़ा मुद्दा है। तो विदर्भ को भी आप देख लीजिए, यहाँ पर युवाओं की बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर बिजली की समस्या बड़ा मुद्दा है। ये वो मुद्दे हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महाराष्ट्र के ये जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर सीटें भी हैं, वहां की परिस्थिति क्या है, यहाँ की राजनीति कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के सियासत को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। हम आगे बढ़ते आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में इस समय महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ा टक्कर है। लेकिन इस कड़ा टक्कर में अगर हम महाराष्ट्र की कुछ सच्चाई बता देना चाहते हैं कि पश्चिमी महाराष्ट्र का जो समस्या है, पश्चिमी महाराष्ट्र का समस्या है वो किसानों की समस्या है, चीनी मिलों की समस्या है। लेकिन मराठवाड़ा का समस्या सबसे बड़ा समस्या जो महाराष्ट्र में जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की आत्महत्या। वहीं विदर्भ की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे बिजली की समस्या होती है तो विदर्भ में बिजली की समस्या। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक है, ज्यादातर विश्लेषक मुंबई से महाराष्ट्र के सियासत का विश्लेषण करते हैं। महाराष्ट्र मुंबई तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र मुंबई से बाहर भी है। और मुंबई से बाहर की महाराष्ट्र की स्थिति क्या है तो इस बात से समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 24% गरीबी है। मुंबई में गरीबी का अंतर आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा गरीबी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 24% गरीबी है। इसी तरीके से अगर आप मुंबई का पर कैपिटल इनकम देखेंगे तो मुंबई का पर कैपिटल इनकम 4 लाख रुपए है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों का क्या है, 1 लाख रुपए। जब महाराष्ट्र को मुंबई से देखिएगा, मुंबई से अगर महाराष्ट्र के सियासत को देखिएगा तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आएगा। लेकिन वहीं जब आप मुंबई से बाहर निकलिएगा, असल में महाराष्ट्र के गांव में जाइएगा, तब आपको समस्याएं समझ में आएगी। महाराष्ट्र की समस्याएं क्या है वो बातें आपको समझ में आ जाएगा।
जब आप मुंबई से बाहर निकलिएगा, मुंबई में जहां पर कैपिटल इनकम 4 लाख रुपए है, तो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पर कैपिटल इनकम 1 लाख रुपए है। ये महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पर कैपिटल इनकम है वो 1 लाख रुपए है। यानी महाराष्ट्र किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। महाराष्ट्र की जब समस्याओं को आप देखिएगा, जिस प्रकार से बिजली की समस्या है, किसानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तब आपको महाराष्ट्र समझ में आएगा। आगे से जब आप मुंबई जाइएगा, मुंबई के चमकता हुआ शहर मुंबई को देखकर आप महाराष्ट्र को वैसा समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां जो किसानों के हालात है वो काफी दयनीय है। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की स्थिति बेहतर नहीं है, इस बात को आप मानिए। और महाराष्ट्र की जब सियासत को देखिएगा, तो महाराष्ट्र की सियासत में फ्री बीज की जो योजना है, फ्री के जो योजना है, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। पता चले कि महायूति की सरकार ने कई बड़े वादे किए, कई बड़े घोषणाएं की हैं। अगर महायूति ने अपनी घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए, ऐसे ऐसे वादे किए, वाकई अगर महाराष्ट्र में महायूति की सरकार बन जाती है तो उन वादों को पूरा करना भी उतना आसान नहीं। फ्री की योजनाएं चल रही थी, उस पर महाराष्ट्र के महायूति सरकार ने घोषणा पत्र पर कुछ बड़े वादे किए, जैसे कि लाडली बहना योजना की जो धनराशि है उसे 1500 से बढ़ाकर 2100 तक करने की बात कही गई। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर, इसके अलावा अन्य कई विषयों पर भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। और कहीं ना कहीं फ्री के योजना के जरिए केजरीवाल ने दिल्ली जीता था, तो शिंदे महाराष्ट्र जीतने की रणनीति बना रही है। ये अलग बात है कि शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, ये अभी तक डिसाइड नहीं है। शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भी अभी तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा सीटें आती है तो क्या पता मुख्यमंत्री भाजपा का बन जाए। यूटी की सरकार यानी जो वर्तमान में चल रही है, उस सरकार ने ये वादा किया कि जब वो सरकार लौटेगी दोबारा, तो उसके बाद आंगनबाड़ी के जो वर्कर है उनकी वेतन को 15,000 तक किया जाएगा। तो में सरकार बनने के 100 दिन के अंदर आंगनबाड़ी के जो वर्कर है के वर्करों की वेतन जो है वो 15,000 तक पहुंचाएगी। ये वादा महायूति की सरकार ने किया। लेकिन यहाँ मैं कुछ मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, वो मुद्दे काफी जो महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास, किसानों की कर्ज माफी, युवाओं की नौकरी, ये वो मुद्दे हैं जो केंद्र बिंदु बन चुका है महाराष्ट्र के सियासत के। ये वो मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। महायूति की सरकार देगी एमएसपी पर 20% सब्सिडी देगी। ये भी महायूति के घोषणा पत्र में जॉब पर भी बात की गई कि जॉब ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देगी, सरकारी नौकरियों की बात की गई। और कहीं ना कहीं महायूति के इन वादों से महाराष्ट्र के युवा कितने प्रभावित होते हैं। वर्तमान में महायूति की सरकार चल रही है, लेकिन बेरोजगारी के मामले में महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है उससे यही लगता है कि महायूति की सरकार कहीं ना कहीं फैल रह चुकी है। क्योंकि विदर्भ के क्षेत्रों को देखें तो वहाँ बिजली का समस्या बड़ा मुद्दा है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में जब आप जाइएगा तो वहाँ के मुद्दे क्या है, किसानों की समस्या, चीनी मिलों में जिस प्रकार से चीनी मिलों को फंडिंग नहीं किया जा रहा, जिस प्रकार से चीनी मिलें बंद हो रही, ये भी पश्चिमी महाराष्ट्र का एक बड़ा मुद्दा है। वही मराठवाड़ों की बात करें तो मराठवाड़ों में किसानों से आत्महत्या से जुड़े मुद्दे, इसके अलावा मराठवाड़ों में सिंचाई की कमी एक अहम मुद्दा बन चुका है। तो महाराष्ट्र में अलग अलग जोन में जाइएगा, अलग अलग क्षेत्र में जाइएगा तो मुद्दे बड़े हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी कुछ समस्या है। मुंबई आर्थिक तौर पर संपन्न हो रहे हैं, लेकिन मुंबई की भी समस्या है कि मुंबई में बारिश के मौसम में जल जमाव होता है, और इस बात को हम टेलीविजन स्क्रीनों पर देखें। मुंबई के भी कई मुद्दे हैं जो मुंबई की समस्या है। और कहीं आप महाराष्ट्र को मुंबई में मत देखिए। मुंबई एक चमकता हुआ शहर है। मुंबई रातों को भी नहीं सोता है, जागते रहता है। मुंबई 24 घंटे तक जागते रहता है। ये कहानी आप फिल्मों में भी देखे होंगे, टीवी न्यूज चैनलों के सेट पर भी देखे होंगे। लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि मुंबई का पर कैपिटल इनकम 4 लाख रुपए है, तो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों का जो पर कैपिटल इनकम है वो 1 लाख रुपए है। ये महाराष्ट्र की वो सच्चाई है जो कि आपको टेलीविजन चैनलों में नहीं बताया जाता। महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में गरीबी 9% के आसपास है। दूसरी तस्वीर वो भी है जहां पर आप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी देखेंगे तो 24% है। महाराष्ट्र के सियासत को इस नजरिए से आप देखिए, महाराष्ट्र के सियासत को इस नजरिए से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस नजरिए से आप महाराष्ट्र को देखते हैं थोड़ा बदल दीजिए महाराष्ट्र को देखने की नजरिया। उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत आपको समझ में आ जाएगा। आपसे करीब 72 घंटों के बाद जब महाराष्ट्र में मतदान होगी तो महाराष्ट्र के वोटर क्या सोचेंगे? क्या वो गरीबी पर वोट डालेंगे? क्या वो बेरोजगारी पर वोट डालेंगे? महाराष्ट्र के वोटर ये सोचेंगे कि अगर वो बट गए तो वो कट जाएंगे। हिंदुत्व की सियासत को देखते तो हिंदुत्व के सियासत के सबसे बड़े चेहरों में से गिने जाते थे बाला साहेब ठाकरे।
और बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता थे। उसी बाला साहेब ठाकरे के राज्य महाराष्ट्र में क्या स्थिति होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? और उद्धव ठाकरे औरंगजेब का जिक्र करते हैं और औरंगजेब का जिक्र करके कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि औरंगजेब उद्धव ठाकरे के भाई हैं। तो ये बातें जब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं तो वो जिक्र क्यों करते हैं? वो जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोटर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति पर बात कर रही है, दूसरी तरफ शिंदे, एकनाथ शिंदे जो हिंदुत्व के मुद्दे पर डटे हुए, जो औरंगजेब के सोच के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी है, यानी बाला साहेब ठाकरे के असली विरासत एकनाथ शिंदे है, क्योंकि एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के मुद्दे से कभी समझौता नहीं किए हैं, जबकि उद्धव ठाकरे तो हिंदुत्व के मुद्दे से समझौता कर रहे हैं। ये दो तस्वीर है जिसे समझने की कोशिश कीजिए। बांग्लादेश घुसपैठ महाराष्ट्र में भी मुद्दे हैं और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें तो मुंबई में जिस तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और इन तमाम मुद्दों के बीच महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर 20 तारीख को मतदान के बाद जब एग्जिट पोल आएगा तो उसमें थोड़ा बहुत नजर आएगा, लेकिन असल नतीजे तो 23 तारीख को आएगा। 23 तारीख को ही ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र की जनता किस तरफ गई। क्या महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे की तरफ गए या महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की तरफ गए? जनता किस तरफ जाएगी? उद्धव ठाकरे के उस सोच के खिलाफ जो अब सेकुलर बन चुके हैं, या फिर हिंदुत्व के उस सियासत की तरफ जो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे कर रहे हैं?